नमस्कार सभी को। In this lecture, we will discuss the solution of MPPSC 2013 Scientific Officer Exam paper Physics. Questions of this lecture are related with classical mechanics and electrodynamics. So let us start one by one. Question number 15 we are starting with. So in this question, it has been asked that the momentum of a charged particle moving in electromagnetic field is। तो यहाँ पर मोमेंटम के लिए m इंटू वी जनरली हम जानते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज प्लस ई है वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो वहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल डिफाइन होते हैं। एक होता है स्केलर पोटेंशियल और एक होता है वेक्टर पोटेंशियल। तो यहाँ पर जब मोमेंटम डिफाइन किया जाता है तो न सिर्फ क्लासिकल मोमेंटम m इंटू वी बल्कि जो वेक्टर पोटेंशियल है कैपिटल ए उसकी टर्म में भी मोमेंटम का एक टर्म ऐड होता है m इंटू वी के साथ में। डिटेल इसके बारे में आपको जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है, चाहे तो आप जेसी उपाध्याय की बुक को फॉलो कीजिए या गोल्डस्टीन की बुक को फॉलो कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। हैमिल्टोनियन डायनामिक्स चैप्टर है और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है। द मोमेंटम फॉर ए चार्ज पार्टिकल जिस पर कि चार्ज प्लस ई है वो m इंटू वी प्लस ई डिवाइड बाई सी इंटू ए से दिया जाता है। जनरली एसआई यूनिट्स का अगर यूज़ किया गया है किसी बुक्स में, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो उसमें डिवाइड बाय सी नहीं दिया हुआ होगा आपको, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गलत है। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान लगाना है कि दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ चेंज ऑफ यूनिट्स, कि यहाँ पर ये जो ई बाई सी इंटू ए दिया हुआ है ये किसी डिफरेंट यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है, और अगर ऐसा ही यूनिट सिस्टम में हम इसको लिखेंगे तो सिर्फ ई इंटू ए से ही हमको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो मोमेंटम है वो m इंटू वी प्लस ई कैपिटल ए डिवाइड बाय सी, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके बाद में two photons are emitted in opposite direction by a light source. The velocity of one photon relative to the other। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने रिलेटिविटी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यू विल नो दैट कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें रिलेटिव मोशन में अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो दोनों की अलग अलग वेलोसिटी के सम के बराबर होती है, यानी कि उनका योग हमको करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो c प्लस सी 2c हो जाता है। इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि एक फोटोन जो है आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है c स्पीड से, दूसरा फोटोन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है c स्पीड से। तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो हमको 2c इसका आंसर मिलना चाहिए कि इसके रेस्पेक्ट में ये 2c स्पीड से दूर जा रहा है या इसके रेस्पेक्ट में ये 2c स्पीड से दूर जा रहा है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स रिलेटिविस्टिक स्पीड के जो पार्टिकल होते हैं जो कि बहुत तेज गति से गति करते हैं उनके लिए सही नहीं होती है, और वहाँ पर हमको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई करना पड़ता है। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई करते हैं तो एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ के लिए कुछ एक्सप्रेशन है जो कि किसी भी रिलेटिविटी की सिंपलेस्ट बुक में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर दोनों फोटॉन्स की स्पीड सी है तो एक स्पीड के रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड जब मेजर की जाएगी तो वो सी ही आएगी, न कि 2c या स्क्वायर रूट ऑफ 2c। तो हमारे पास में यहाँ पर वेलोसिटी एडिशन के लिए रूल है
कि अगर कोई फ्रेम है जिसमें कि आपकी वेलोसिटी मान लीजिए वी एक्स प्राइम है, जिसमें कि लाइट जो है सी स्पीड से मोशन कर रही है इस फ्रेम की डायरेक्शन में ही, डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही, और मान लीजिए कि ये फ्रेम जो है वी स्पीड से, वी वेलोसिटी से किसी फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में गति कर रही है। तो हमारे पास में जो भी ऑब्जेक्ट वी एक्स प्राइम से मोशन कर रहा था उसके लिए फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में वी एक्स इक्वल टू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास में आएगा वी एक्स प्राइम प्लस वी डिवाइड बाय वन प्लस वी एक्स प्राइम वी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी एक्स प्राइम यानी कि लाइट जो फोटोन है वो किस स्पीड से गति कर रहा है, तो वो आपका सी है, प्लस यहाँ पर जो फ्रेम एस है वो फ्रेम एस हम दूसरे फोटोन के साथ में मान के चल रहे हैं कि दूसरे फोटोन के साथ में वो फ्रेम एस है, और उस फोटोन की जो रेस्पेक्ट में ये फ्रेम एस प्राइम गति करेगी उसकी स्पीड सी होगी, क्योंकि फोटोन जो है सी स्पीड से मोशन करेगा। तो यहाँ पर ये फ्रेम एस प्राइम के अंदर जो फोटोन गति कर रहा है और ये जो फोटोन है ये फ्रेम एस के अंदर गति कर रहा है सी स्पीड से। तो फ्रॉम जब हम फ्रेम सी जब हम फ्रेम को अटैच मान के चलेंगे इस सेकंड फोटोन के साथ में, तो हमारे पास में जो स्पीड आएगी इसके रेस्पेक्ट में वी एक्स वो आएगी सी प्लस सी डिवाइड बाय वन प्लस सी इंटू सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट यहाँ पर हो जाएगा टू सी डिवाइड बाय टू विच इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स जिस स्पीड से फोटोन फ्रेम एस में गति कर रहा है दैट इज स्पीड सी, उसी स्पीड से रिलेटिव मोशन भी उनके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होंगे, यानी कि यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरह जो स्पीड है उसका सम नहीं होगा और हमको स्पीड टू सी की जगह पर मिलेगी सिर्फ सी। इसके बाद में हम यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू रो इज बेस्ड ऑन, यानी ये फार्मूला जो है आपका डाइवर्जेंस का, ये फार्मूला किसके द्वारा दिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिस किसी ने भी गॉस लॉ पढ़ा हुआ है दे ऑल नो दैट कि किसी मीडियम के अंदर डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू रो से दिया जाता है, और अगर फ्री स्पेस है तो यहाँ पर हम इसको डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद में लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम एज, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो वी विल कम टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। थोड़ा सा आई हैव टू चेक दिस अगेन that whether option B is correct or not. So I will not discuss this question yet. Next we have Hamilton's canonical equations of motion, कि इन चार ऑप्शंस में से हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने भी हैमिल्टनियन थ्योरी पढ़ी हुई है वहाँ पर ये इक्वेशंस डिराइव होती है, और इसके लिए भी मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर गोल्डस्टीन की जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है उसको मैं रेफर करूंगा कि आप उसको फॉलो करें और हैमिल्टोनियन डायनामिक्स को वहाँ पर स्टडी करें। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो हैमिल्टोनियन है, एक तो ये जनरलाइज्ड पोजीशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम का फंक्शन नॉर्मली होता है, पी ये क्यू पी और टी का होता है, इसलिए इसके जब डेरिवेटिव लिए जाएंगे तो इसके डेरिवेटिव में भी डेल एच बाई डेल पी और एक डेल एच बाई डेल क्यू का डेरिवेटिव होगा। और
जब इनके डेरिवेटिव लेंगे मोमेंटम के रेस्पेक्ट में तो हमको क्यू डॉट यानी कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी मिलेगी, और जब हम इसका क्यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे विद ए माइनस साइन तो हमको मोमेंटम का डेरिवेटिव मिलेगा यानी कि पी आई डॉट। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है 19 का वो बी सही है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एच जो है वो फंक्शन होता है क्यू पी और टी का, इसलिए यहाँ पर डेल एच बाय डेल पी डॉट रिजेक्ट हो जाएगा, डेल एच बाय डेल क्यू डॉट रिजेक्ट हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर डेल एच बाय डेल पी डॉट रिजेक्ट हो जाएगा, डेल एच बाय डेल क्यू डॉट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एच जो है वो क्यू पी और टी पर डिपेंड करता है, न कि क्यू डॉट और पी डॉट पर। तो अब यहाँ पर दो ही ऑप्शन आपके पास में बचते हैं, एक तो ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन बी है, जिसमें से आपको ऑप्शन बी सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यहाँ पर, ए ट्रांसड्यूसर इज एनी डिवाइस विच। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको अगर ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन भी पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ट्रांसड्यूसर ऐसी डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सो इट्स ऑप्शन ए, converts energy in one form into another form, is the right answer for this question. Then question number 21, a particle of mass small m moves in central force field defined by F is equals to minus of k r vector r divided by r square. If capital E is the total energy supplied to the particle, then its speed is given by। तो यहाँ पर हमको फोर्स दिया हुआ है और ये फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स टाइप का है। हमको स्पीड कैलकुलेट करना है कि इस सेंट्रल फोर्स के अंदर अगर टोटल एनर्जी पार्टिकल की ई है तो उसकी स्पीड कितनी होगी गति करने की। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लेट अस कंसीडर द फोर्स अगेन। हमारे पास में हमको दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू वेक्टर आर डिवाइड बाय आर टू द पावर 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एफ आर इंटू आर केप के फॉर्म में, और इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमको ये मिलेगा के आर क्यूब इंटू वेक्टर आर डिवाइड बाय आर। तो ये जो है आपका और कुछ नहीं है बल्कि आर केप है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एफ आर बचता है, एफ आर जो बचता है वो है माइनस ऑफ के डिवाइड बाय आर क्यूब। अब इस एफ आर को हम माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू के फॉर्म में, यू जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है यू, तो यू के माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से हम u को अगर डिफाइन करना चाहें तो u को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर, देयर फोर डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ आर डेल आर। या इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन माइनस ऑफ के डिवाइड बाय आर क्यूब डी आर, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा के आर टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 3 प्लस 1, दैट मीन्स माइनस ऑफ के डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर। तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके माइनस ऑफ 2k डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जब टोटल एनर्जी E का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो E जो है होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ k डिवाइड बाय 2r स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर
2 डिवाइड बाय m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2e डिवाइड बाय m। इस माइनस टर्म को इधर ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 डिवाइड बाय m k डिवाइड बाय 2r स्क्वायर और इक्वल टू रह जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से v इक्वल टू, ये 2 से 2 को आप कैंसिल कर दीजिए, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2e डिवाइड बाय m प्लस k डिवाइड बाय m r स्क्वायर, ये हमारे पास में बचेगा। तो जो स्पीड आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2e डिवाइड बाय m प्लस k डिवाइड बाय m r स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। तो इसमें देखिए ये वाली टर्म में आपका स्क्वायर रूट गायब है, इसमें भी गायब है, माइनस साइन भी है यहाँ पर जबकि इसमें माइनस साइन नहीं है। इस वाली टर्म में आपका टर्म ठीक है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट पूरा कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पे भी जो ऑप्शन डी है उसमें माइनस टर्म है लेकिन स्क्वायर रूट पूरे पर है। तो अगर यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट पूरे पर होता तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही होता, लेकिन चूंकि ये सारे के सारे ही आंसर्स यहाँ पर गलत दिए हुए हैं इसलिए हमारा कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर इस 2e डिवाइड बाय m को हम स्क्वायर रूट के अंदर शामिल कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिसने भी रदरफोर्ड स्कैटरिंग को ठीक से पढ़ा हुआ है और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए जो फाइनल फार्मूला आता है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ बुक्स में इस फार्मूले को एक कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाय 2 टर्म आती है और किसी में 1 बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 टर्म आती है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो हमारे पास में अगर ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनल टू आता तो यहाँ पर कोसेक टर्म होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन में ही ये दे दिया गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये साइन की 4th पावर और स्कैटरिंग एंगल थीटा बाय 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। इसके बाद में स्टर्न-गर्लैग एक्सपेरिमेंट है, तो स्टर्न-गर्लैग एक्सपेरिमेंट में भी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही आप स्टर्न-गर्लैग एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टडी करते हैं, किसी भी बुक को आप फॉलो कर लीजिए, मैथमेटिक्स की बुक को फॉलो कर लीजिए, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स की बुक को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे आप स्टर्न-गर्लैग एक्सपेरिमेंट के सेटअप का, तो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं होती है इसमें, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। इसके बाद में यहाँ पर बोहर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा आता है उसके लिए पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस, यही आपका बोहर मैग्नेटॉन भी कहलाता है। तो ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन है कि ई एच क्रॉस डिवाइड बाई 2m से हम लिख सकते हैं इसको, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ई एच क्रॉस डिवाइड बाई 4m दिया हुआ है, 4m नहीं है, ई एच क्रॉस डिवाइड बाई 2m जो है 1 बोहर मैग्नेटॉन के बराबर भी हम इसको लिखते हैं। तो एक स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो ई एच क्रॉस डिवाइड बाई 2m से दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 भी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है, बस एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है 13.6 वोल्ट, जबकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए था। बट एनीवे जैसी यूनिट यहाँ पर दी गई है उसी के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए, हाइड्रोजन एटम्स के लिए, तो उसका जो एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन में हम क्या पाते हैं कि जो एनर्जी होती है वो ई एन इक्वल्स टू, एनर्जी लेवल जो होते हैं ई एन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13.6 इन डिवाइड बाय एन स्क्वायर से दिए जाते हैं। तो यदि आपका एन इक्वल टू 1 है तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, लेकिन हमको यहाँ पर यूनिट दी हुई है वोल्ट की, तो हम यहाँ पर वोल्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखें क्योंकि एग्जैक्ट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। और फर्स्ट आयोनाइजेशन का पूछा हुआ है, फर्स्ट
एक्साइटेड लेवल में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट, एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि उसको कितना एनर्जी हम सप्लाई करेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो n=1 से n=2 स्टेट में आपका चला जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n=2 स्टेट की एनर्जी कितनी है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि n=2 जब हम यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आता है वो 13.6 डिवाइड बाय 4, यानी कि 3.4 निकल के आता है। हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आता है 3.4। तो 3.4, तो जो एक्साइटेशन एनर्जी हमको ज़रूरत पड़ेगी वो और कुछ नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस जो होगा वो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्योंकि हमको यूनिट जो है 10 वोल्ट 13.6 वोल्ट दिया हुआ है, इसलिए आप इसको 10.2 वोल्ट में ही आंसर लिखिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट ये 10.2 वोल्ट गलत है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए था। तो एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बल्कि वोल्ट दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी भी आप लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में दिया हुआ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमको दिया हुआ है कि आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है इसकी डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाता है वो लेम्बडा इक्वल टू एच डिवाइड बाय पी। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसका जो एक्सप्रेशन दिया जाता है वो लेम्बडा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाय पी से दिया जाता है, जहाँ पर पी इक्वल टू मोमेंटम होता है। और सिंपलेस्ट क्लासिकल डेफिनेशन में मोमेंटम p को जो है हम स्क्वायर रूट ऑफ 2m से भी लिखते हैं। तो यहाँ से क्लासिकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m ये हो जाएगा। अब ई जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में एनर्जी अलग अलग हो सकती है। कोई चार्ज पार्टिकल है Q जिसको कि पोटेंशियल डिफरेंस V में रखा गया है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को मिलेगी वो Q इंटू वी होगी। और इस तरह से हम यहाँ पर लेमडा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m Q इंटू वी लिख सकते हैं, जहाँ पर V जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग केसेस के लिए हो सकता है, किसी पर्टिकुलर केस के लिए होगा, ये हर जगह पर वैलिड नहीं होगा, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। एग्जैक्टली आपका ये बी जो है किसी चार्ज पार्टिकल क्यू के लिए पोटेंशियल वी के अंदर एक्सप्रेशन सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसके बाद में 27 क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन द टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम आल्सो, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी लैग्रेंजियन समय पर डिपेंड नहीं करेगा तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लैग्रेंजियन जब भी समय पर डिपेंड नहीं करेगा तो आपका जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें पूछा गया है कि द ग्रुप वेलोसिटी Vg एंड द फेस वेलोसिटी Vp इज रिलेटेड बाय इक्वेशन Vg इक्वल्स टू Vp माइनस लेम्बडा डी Vp बाय डी लेम्बडा फॉर नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो फेस वेलोसिटी से कम होती है। और यही आपका एक्सप्रेशन नंबर जो ए है, आपका जो ऑप्शन ए है उसमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही है। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ब्रैकेट ए डॉट आर बी डॉट पी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो इसमें आपको करना क्या है कि पोजीशन ब्रैकेट की डेफिनेशन आप इसमें लगाएंगे और इनका डेरिवेटिव लेंगे। तो ए का डेरिवेटिव ए डॉट आर का डेरिवेटिव लेंगे पहले आर के रेस्पेक्ट में, इनटू बी डॉट पी का डेरिवेटिव लेंगे पी के रेस्पेक्ट में। तो चूंकि यहाँ पर आर टर्म और पी टर्म अवेलेबल हैं इसलिए इनके डेरिवेटिव 1 1 हो जाएंगे।
फिर माइनस ऑफ ए डॉट आर का डेरिवेटिव लेंगे पी के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर पी की कोई टर्म उपलब्ध नहीं है इसलिए ये जीरो हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर बी डॉट पी का डेरिवेटिव लेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो इसमें भी चूंकि आर की कोई टर्म नहीं है इसलिए आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो ए इंटू बी आएगा, ए इंटू बी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। उसके बाद में द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डबल इट्स रेस्ट मास देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। इसमें साफ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपका एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिसका कि कुछ वेलोसिटी v है और ये v इतनी ज़्यादा है कि जो उसका रेस्ट मास है वो 2 टाइम्स ऑफ m0 के बराबर आता है। ठीक है, तो रिलेटिविटी की डेफिनेशन हमारे पास में मास के लिए क्या आती है कि m इक्वल्स टू एम जीरो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में m जो है वो 2m0 के बराबर हो जाता है। तो ये m0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम m को m से कैंसिल कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर करके, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ये 1/4 होगा, सॉरी दिस इज 1/4। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। So here it is v square divided by c square is equals to 3 divided by 2. That means v is equals to under root of 3 divided by 2 into c. Under root of 3 divided by 2 into c. I think I made a mistake here. Sorry, this is not 2. This is 4. So here this is 4. So 4 को स्क्वायर रूट से बाहर आप लिखेंगे इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाई 2 इंटू सी। सो आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इंटू सी, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। इसके बाद में विच इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर हम इनवेरिएंस की बात करें तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनवेरिएंट आएगा। उसके बाद में ओके आई विल चेक दिस, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशंस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमको, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई विल चेक दिस अगेन एंड लेटर वी विल कम टू दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एम्पियर्स लॉ इज मॉडिफाइड बाय। तो एम्पियर्स लॉ को किसने मॉडिफाइड किया था? गॉस ने किया था? नहीं। फेराडे ने किया था? नहीं। डिराक ने किया था? नहीं। मैक्सवेल ने किया था? यस। तो जो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस होती है आपकी, उसमें इक्वेशन नंबर 4 पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो जे इंटू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल डी बाय डेल टी। तो उसमें जो ये टर्म आती है आपकी डेल डी बाय डेल टी, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल डी बाय not del d, it is del e by del t, it is del e by del t। ये जो टर्म आती है ये टर्म मैक्सवेल के द्वारा दी गई है। अदरवाइज ये जो फार्मूला होता है आपका ये एम्पियर्स लॉ है। ठीक है, यहाँ तक का एम्पियर्स लॉ है। इसके बाद में ये जो टर्म है ये एम्पियर्स लॉ के अंदर ऐड की है मैक्सवेल के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि फ्री स्पेस के अंदर
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो वहाँ पर भी आपको एक नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और एम्पियर्स का लॉ जो सबसे पहले डेवलप किया गया था स्टार्टिंग में, तो ये सिर्फ मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ही था। लेकिन जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स आया, यानी कि मैक्सवेल ने अपनी वेव थ्योरी को डेवलप किया, तो वहाँ पर उन्होंने फेराडे के लॉ और से ही संबंधित ये एक लॉ पाया। फेराडे का लॉ जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है और ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट होता है, और इसकी मदद से इन्होंने जो एम्पियर का लॉ है उसको इन्होंने मॉडिफाई किया कि जो करंट है आपका, वो अगर स्टेडी करंट है केवल, तो ये आपका टर्म काफ़ी है। लेकिन अगर वहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो आपको स्टेडी करंट प्लस जो करंट डेंसिटी है उसके अंदर टाइम वेरिंग फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन आएगा उसको भी यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें पूछा गया है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई विद द एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड इच। तो यहाँ पर आपको एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दे रखी है। हेमिस्फेरिकल सरफेस किस तरह की होती है, जैसे कि एक बॉल है, उस बॉल को आपने बीचों बीच में से काट दिया है, काटने के बाद में आपने उसको जब रखा है उल्टा, तो ये आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस है। ये वाला जो पूरा सरफेस है ये हेमिस्फेरिकल सरफेस कहलाएगा, और ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। दिस इज क्रॉस सेक्शन। तो अगर यहाँ पर इसकी रेडियस जो है स्मॉल, देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है। तो ये जो रेडियस है यहाँ पर, ये मान लीजिए इसका केंद्र है, तो ये जो रेडियस है अगर आपकी कैपिटल आर है, तो इस क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पर जो ये क्रॉस सेक्शन है आपका, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक। और जो फ्लक्स होता है वो सिंपली दिया जाता है ई, यानी कि फील्ड ई इंटू एरिया ए। तो यहाँ पर चूंकि आपका जो एरिया है और उस एरिया पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि इससे कितना फ्लक्स सरफेस से पास हो रहा है, एरिया से नहीं बल्कि सरफेस से पास हो रहा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्लक्स एंटर कहाँ से कर रहा है। तो फ्लक्स एंटर कर रहा है आपका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे। डायग्राम को देख लें आप, डायग्राम में साफ दिया हुआ है कि ई की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है। तो ये जो ई है वो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मली है, नॉर्मली है, यानी कि अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें तो एंगल जो है वो इस एरिया के लिए जो एंगल है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डायरेक्शन है, सॉरी, ए के लिए जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डायरेक्शन है वो दोनों ही आपकी सेम है। और सेम है यानी कि यहाँ पर थीटा जो है वो जीरो है। थीटा जीरो है तो इसको हम डायरेक्टली ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारा ई इंटू पाई आर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो फ्लक्स यहाँ पर आएगा वो ई इंटू पाई आर स्क्वायर से दिया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 हमको दिया हुआ है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैपिटल ई एंड कैपिटल बी इज। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस की बात की गई है, किसी तरह के मीडियम की बात नहीं की गई है एक्सेप्ट इन कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि हमें छूट भी दे दी गई है कि कंडक्टिंग मीडियम की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यानी चार्ज से फ्री है हमारा रीजन। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो है वेव को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो है वेव को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, और ये आपने साइन वेव के रूप में वेव को ड्रॉ किया है। ये मान लीजिए बी वेक्टर है, और ये जो डायरेक्शन है मान लीजिए जेड है, ये डायरेक्शन आपकी मान लीजिए वाई है। और यहाँ पर जो है, अब मान लेते हैं कि हम दूसरा बना रहे हैं जिसमें कि इस डायरेक्शन को हमने एक्स लिया है। तो जो बी फील्ड के लिए डायरेक्शन होगी वो भी इसी तरह से होगी, यानी जहाँ पर इसका मैक्सिमा आएगा ई का, उसी पर बी का मैक्सिमा आएगा। जहाँ पर ई का मिनिमा आएगा वहाँ पर बी का मिनिमा आएगा। जहाँ पर ये जीरो होगा वहीं पर ये भी जीरो होगा।
दोनों ही चीज़ें एक साथ होगी, यानी एक समान रूप से बदलाव होगा, इसलिए इनके अंदर किसी भी तरह का फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज डिफरेंस जो है वो 0 होगा और हमारा फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा और हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पॉइंटिंग वेक्टर जिसने भी पढ़ा हुआ है तो ये सीधे सीधे पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन है। द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और पॉइंटिंग वेक्टर एस जो है वो आपका 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी से दिया जाता है। तो यहाँ पर 35 का ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद में फॉर ए लीनियर क्वाड्रापोल द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज द पावर ऑफ डिस्टेंस आर। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट में दे देता हूँ कि अगर कोई मोनोपोल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1/r² के हिसाब से बदलता है। ठीक है, मोनोपोल टाइप का चार्ज है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इसी तरह से अगर डाइपोल है चार्ज तो आपका r³ के हिसाब से वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर क्वाड दिया हुआ है, क्वाड्रपोल दिया हुआ है तो 1/r⁴ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, यानी कि एक एक पावर r की बढ़ती जाएगी मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल। तो आप इसको मेमोराइज करके रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिटेल फार्मूला इसके कैसे आ रहे हैं उसके लिए आप ग्रिफिथ की बुक को फॉलो कीजिए, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 36 का। उसके बाद में द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी, जहाँ पर भी डाइवर्जेंस ऑफ बी के डेफिनेशन आ रही है ग्रिफिथ की बुक को फॉलो कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ बी का सीधा सीधा मतलब होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक मोनोपोल यानी कि स्वतंत्र रूप से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग अलग उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग करके आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो 37 में डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 के लिए ऑप्शन बी सही होगा। एन आइसोलेटेड मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो पूछा गया है वो ये है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैपिटल ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये एग्जैक्टली सही है। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फील्ड वेक्टर्स ई एंड एच आर इन सेम फेज। ऊपर अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने कहा था कि ई और एच के बीच में किसी तरह का फेज डिफरेंस नहीं होता है अगर मीडियम जो है आपका वो कंडक्टिंग टाइप का नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट सर्च करना है। द फील्ड वेक्टर्स ई एंड एच आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये गलत है क्योंकि ई और एच जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, इसलिए 38 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। उसके बाद में द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज इन जनरल गिवन बाय। तो फ्री स्पेस ये डेफिनेशन है इसकी, ई बाई एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0, इसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोला जाता है। डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें आप इसको मेमोराइज, डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से याद है, समझ में आई है तो ऑप्शन ए को जो है बिना सोचे समझे आप क्लिक कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में कंसीडर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ट्रांसमिशन लाइन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें हमको जो है स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेट करना है, स्टैंडिंग वेव रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जेड दिया हुआ है, जेड ओ और जेड ई, ठीक है, जेड ओ और सॉरी जेड एल और जेड आई दिया हुआ है आपको,
तो इन दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। जेड एल 120 दिया हुआ है, जेड आई जो है आपको 60 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। जेड आई इज इक्वल्स टू 60 ओम, जेड ओ इज इक्वल्स टू 120 ओम। तो यहाँ से आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, मान लीजिए कि वो आर है, तो आर निकल के आएगा और इसको हम लिखेंगे नथिंग बट जेड ओ माइनस जेड आई डिवाइड बाय जेड ओ प्लस जेड आई। और ये आपका आ जाएगा 120 माइनस 60 बटे 120 प्लस 60, यानी कि 60 बटे 180। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/3। और यहाँ से हमारा जो स्टैंडिंग वेव रेशियो आएगा वो आएगा 1 प्लस मॉड ऑफ आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड ऑफ आर। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, यानी ये तो हो जाएगा आपका 4/3। और यहाँ पर हो जाएगा ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 डिवाइड बाय 4 यानी कि 2 आएगा। 2 डिवाइड बाय 4 यानी कि 2 आपका आंसर आएगा। स्टैंडिंग वेव रेशियो की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी 2 लगभग। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद में टू मैच ए ट्रांसमिशन लाइन द स्टब मैचिंग इज यूज्ड व्हेन। तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हमको वापस से रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर ए वेव is propagated in a parallel plane guide operating in TE mode at a frequency of 6 gigahertz. The separation between planes is 7.5 centimeter. Then the cutoff wavelength of the dominant mode each. तो TE मोड में जो कट ऑफ आएगा आपका वो TE10 के लिए आएगा। और TE10 जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे, ग्रिफिथ की बुक आप देख लेना, उसमें आपको दिया हुआ है कि किस तरह से वेवगाइड्स के अंदर TE मोड में कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट किया जाता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इन चारों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं मिलेगा। इन चारों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि ये सारे के सारे ही दिए गए ऑप्शन जो है वो गलत आएंगे। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर इफ रो इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देन स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय। तो ये फार्मूले का हमने अभी अभी ऊपर उपयोग किया था। उसमें हमने 1 प्लस मॉड ऑफ आर डिवाइड बाय 1 माइनस मॉड ऑफ आर लिखा था। यहाँ पर आर की जगह पर रो है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए बी वाला जो है वो सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 45, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने से मतलब ये नहीं है कि हम इन क्वेश्चन को रिव्यू नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आई हैव टू रिवाइज माय कंसेप्ट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड्स एंड एंटीनास। सो अभी मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेटर ऑन वी विल रिव्यू इन सम अदर लेक्चर। जितने भी क्वेश्चंस इस MPPSC 2013 के फिजिक्स पेपर के हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उन सभी को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है आपका द डायरेक्शन गेन ऑफ एन एंटीना। तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, एंटीना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर ये। उसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 47, इफ द करंट डेंसिटी इन द वायर इज शोन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस J इक्वल्स टू KR, द टोटल करंट इन द वायर इज।
तो यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है कि जो ये वायर है जिसकी कि रेडियस ए है और करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट हमको कैलकुलेट करना है कि ये टोटल करंट कितना है, जबकि हमको दिया हुआ है कि जो करंट डेंसिटी जे है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि रेडियस का फंक्शन है। जैसे जैसे सेंटर से आप आर रेडियस की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करंट डेंसिटी जे जो है वो लीनियरली बढ़ती जाएगी। तो इसको भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको अगर डेफिनेशन याद है जे की तो वहाँ से हम इसको शुरू कर सकते हैं। जे इक्वल टू के आर हमको दिया हुआ है और ए जो है रेडियस हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस राइट जे अगेन, जे इक्वल्स टू के आर केप और आई जो है वो कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। रेडियस जो है वो कैपिटल ए आपको, स्मॉल ए आपको दिया हुआ है। तो जे का डेफिनेशन होता है बेसिकली जे इक्वल टू क्या होता है, जे इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय ए, आई डिवाइड बाय ए। तो यहाँ से अगर हमको आई कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जे डॉट डी ए यहाँ पर हम ले सकते हैं, जहाँ पर डी ए जो है ये जो वायर था आपका, डी ए को कैपिटल ए ले लीजिए जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। डी ए जो है ये जो आपका वायर था इसका अगर पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, इसको अगर हम कैपिटल ए लेते हैं तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का छोटा सा हिस्सा अगर कोई हम लेते हैं, मान लीजिए इतना सा, तो यहाँ पर ये डी ए से दिया जाएगा। और ये डी ए जो है आप किस तरह से ले सकते हैं, आप क्या करेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन है, लेट अस ड्रॉ दिस क्रॉस सेक्शन ओनली। मान लीजिए कि ये इसका क्रॉस सेक्शन है जिसका कि टोटल एरिया जो है ए है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल ए है। तो हम कुछ डिस्टेंस पर, मान लीजिए ये आर दूरी है, स्मॉल आर, इस आर दूरी पर एक रिंग कंसीडर करते हैं जो कि डी आर मोटाई की है। तो इस रिंग में जो आर रेडियस है इसका जो एरिया आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 पाई आर आएगा और ये रिंग जो है वो आपकी डी आर मोटी है। तो यहाँ पर जो इस रिंग का एरिया आएगा आपका वो 2 पाई आर इंटू डी आर आ जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट एरिया हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो एक रिंग का एरिया कंसिडर करके चलेंगे। तो ये मान लीजिए आपका जो एरिया है वो डी ए के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जो आई कैलकुलेट होगा वो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, लिमिट है हमारी, जे की वैल्यू ऑलरेडी के आर डॉट है और यहाँ पर जो है आपका ये 2 पाई आर डी आर आपके पास में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आर इंटू आर जो है आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। लेटेस्ट राइट 0 टू ए 2 पाई के आर स्क्वायर डी आर, और अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको 2 पाई के जो है उसको आप कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो आर डिवाइड बाई 3 इंटू लिमिट जो है आपकी 0 से ए है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई के ए क्यूब, 2/3 पाई के ए क्यूब। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके आना चाहिए ऑप्शन बी, 2 पाई के ए क्यूब डिवाइड बाय 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, ए वेव गाइड सेक्शन इन ए माइक्रोवेव सर्किट विल एक्ट एज ए लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया है यहाँ पर, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है जितना कि ये दिख रहा है। आपको दिया हुआ है एक वेवगाइड दिया हुआ है और वेवगाइड जो है किसी माइक्रोवेव सर्किट में किस की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो हमारे पास में हमको जब हम टीई और टीएम मोड की बात करते हैं तो हमारे पास में एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है उनके लिए, और उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की ये डेफिनेशन रहती है कि उस फ्रीक्वेंसी से
नीचे की फ्रीक्वेंसीज जो है वो उस वेवगाइड के अंदर से आगे नहीं जा सकती है। ठीक है, कट ऑफ से नीचे की फ्रीक्वेंसीज जो है वो आगे नहीं जा सकती है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसीज नहीं जा सकती है, यानी कि ये लोअर फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, और हायर फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहा है, जाने दे रहा है। तो ये क्या कहलाता है, हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। इट बिहेव्स लाइक ए हाई पास फिल्टर। इसके लिए भी आप ग्रिफिथ की जो बुक है उसमें वेव गाइड के ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको आप रिव्यू करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे की फ्रीक्वेंसीज जो है वो वेवगाइड के थ्रू प्रोपोगेट नहीं होती है। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज प्रोपोगेट नहीं होती है, या इसका मतलब क्या है, सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसीज प्रोपोगेट होती है, यानी कि ये एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 49 भी ग्रिफिथ की बुक का जो वेवगाइड है उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको वहां पर ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। आपको एक कहीं ना कहीं डेफिनेशन मिलेगी, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई ए डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस पाई बी डिवाइड बाय सॉरी एन पाई डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एम पाई डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सम वेव वेक्टर के। तो वहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल सी दैट कि आपके पास में जो एक्सप्रेशन है आपका वो 1/λ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/λ सी स्क्वायर प्लस 1/λ स्क्वायर जी जो है वो यहाँ पर सही है। जहाँ पर लेमड़ा जी जो है वो गाइड वेवलेंथ है जो कि प्रोपोगेट करती है, उसका वेव वेक्टर है। कट ऑफ वेवलेंथ है लेमड़ा सी, उसका वेवलेंथ है, और जो फ्री स्पेस वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ है लेमड़ा जीरो। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका सही है। आपको इसके लिए ग्रिफिथ की बुक को आप फॉलो कीजिए, वेवगाइड थ्योरी से रिलेटेड जो उसको आप स्टडी कीजिए, वहाँ से आपको हिंट मिलेगी कि ये क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है या कैसे सॉल्व हो रहा है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल के आ। तो हमारे पास में मान लीजिए कि किसी वेवगाइड के अंदर कोई वेव प्रोपोगेट कर रही है और जेड डायरेक्शन जो है उसके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो के प्राइम वेव वेक्टर हमने बनाया है, ये के प्राइम वेव वेक्टर जो है वेवगाइड के अंदर जब वेव ट्रेवल करेगी तो उसका वेव वेक्टर क्या होगा, ये के प्राइम वो ही होगा इनसाइड वेवगाइड। और ये दोनों जो हैं ये दोनों टर्म मिलकर के डिसाइड करेंगी आपकी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगी। तो इसको हम जो है ओमेगा एम एन से भी लिखेंगे, आगे रिप्लेस कर सकते हैं इसको। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसको कि यहाँ पर जो है सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा आपका सी के डबल प्राइम इक्वल्स टू सी अंडर रूट ऑफ, ये जो है आपका वेक्टर है, और यहाँ पर ये जो है आपका मॉड ऑफ के हमने लिखा है। तो ये हो जाएगा सी अंडर रूट ऑफ एम पाई बाई ए होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एन पाई बाई बी होल स्क्वायर प्लस के प्राइम हम इसको लिख सकते हैं। ये के डबल प्राइम जो है ये फ्री स्पेस के अंदर वेव वेक्टर है, फ्री स्पेस के अंदर वेव वेक्टर है, इसीलिए जब हमने ओमेगा को के अंदर कन्वर्ट किया है के डबल प्राइम को तो हमने सी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सी से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो इसी को अगर हम आगे लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा डबल प्राइम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
ओमेगा स्क्वायर एम एन प्लस के प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर, के प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है यहाँ पर। और अब इन सभी एक्सप्रेशंस में अगर हम यहाँ पर इसको स्क्वायर ले लेते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास में ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाय लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में कट ऑफ वेवलेंथ को लेमड़ा सी से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो वेव गाइड की वेवलेंथ है, गाइडेड वेवलेंथ, उसको लेमड़ा जी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये 2 पाई का स्क्वायर होगा, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2 पाई, और ये आपका 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय लेमड़ा सी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो है 2 पाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय लेमड़ा जी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा लेमड़ा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय लेमड़ा सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय लेमड़ा जी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक्सप्रेशन निकल के यहाँ पर आता है। और आफ्टर दिस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 50 है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमको ये दिया गया है कि आपके पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक इंटरफेस से पास हो रही है, एन इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में क्या रिलेशन है वो दिया हुआ है, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2। तो द वेवलेंथ the wave will be totally reflected if angle of incidence is, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जबकि वेव का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखने के लिए हमको सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है कि फाई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ N2 डिवाइड बाय N1, जहाँ पर N2 क्या है, N2 जो है वो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N1 क्या है, वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमारे पास में दिया हुआ है एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2, और अगर हमारे पास में कोई मीडियम ऐसा है जो कि मैग्नेटिक टाइप का नहीं है, तो हम जनरली एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एन लिखते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम N2 लिखना चाहें तो N2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, और N1 लिखना चाहें तो N1 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 विच इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2। सो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2। तो यहाँ पर हमारा जो फाई सी है, ये फाई सी निकल के आएगा साइन इनवर्स ऑफ N2 डिवाइड बाय N1, यानी कि 2 not 2 sorry, square root of epsilon 2 divided by 2 square root of epsilon 2. So this is equals to sin inverse of 1 divided by 2, और ये और कुछ नहीं है, फाई सी इक्वल्स टू यहाँ पर साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इसका ऑप्शन बी आपका सही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में कवर किया है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 50 तक। कुछ क्वेश्चंस को हमने स्किप किया है, जैसा कि मैंने कहा है कि हम इन क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे। और तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। आगे भी इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, तो इनके सॉल्यूशंस पर डिस्कशन करने के लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को ध्यान से देखते रहें और कंटिन्यू देखते रहें। जो भी इनके अंदर डिस्कशन किया जा रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन जब भी क्वेश्चंस नए रूप में आएंगे, मॉडिफाई होके आएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना आपको ज़रूरत है, वो हम यहाँ पर इस सीरीज़ में अभी कवर नहीं कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिस तरह के कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ रही है उस कंसेप्ट का हम उपयोग कर रहे हैं। जहाँ पर हमें लग रहा है कि नहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम उसका डायरेक्ट आंसर आपको दे रहे हैं। कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है ये भी हम बता रहे हैं। तो आपका ये हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम्स के अंदर तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेंगे। इसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगी और बुक्स में आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं पढ़ करके आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं किसी भी सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।